अभी कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि मैं कैट एक्चुअली क्रैक कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, या मैं क्या करूँ। अगर आपके पास सॉलिड स्ट्रैटेजी नहीं है, राइट, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, आपको फॉर्मूलाज नहीं आते, या आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्पीड नहीं है, तो फिर आगे आप बढ़िया तरीके से नहीं ग्रो कर पाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है, और वो कैसे आता है? वो प्रैक्टिस से आता है, वो राइट डायरेक्शन में एफर्ट करने से आता है, राइट। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। तो अब कैट को रह गए हैं केवल 100 दिन, एंड आई एम श्योर आपकी दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। अभी कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मैं कैट एक्चुअली क्रैक कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, या मैं क्या करूँ। मैं अब बिगनर तो नहीं हूँ, मैं कहीं ना कहीं चैंपियन भी नहीं बना, तो मैं इस स्टेज पे अपनी प्रेपरेशन को कैसे प्लान करूं। एंड देयर कैन बी सम स्टूडेंट्स हु आर repeating cat and who are in the advanced stage and looking for a good plan that can help them ace cat in the perfect way, right? So this particular video we are going to quickly talk about that what should be the right strategy for the beginners, for the intermediate students, and for the students who are doing well. My name is Juhi Narula. Let's begin with the discussion. तो देखिए आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो द आइडिया इज दैट वी टॉक अबाउट द राइट फ्लो, what should be the right strategy when we try to ace a competitive exam, right? हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट वाइज प्लान, what should be the book recommendations जो आप कंसिडर कर सकते हो। उसके अलावा there is a list that these mistakes you are not supposed to do. So if there are certain things you should not do, then what are the things you should do? That also we are going to discuss, right? So let's get started. तो जो पहला पॉइंट है कि आइडियल अप्रोच क्या हो, तो देखिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि अगर आपके पास सॉलिड स्ट्रैटेजी नहीं है, राइट, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, आपको फॉर्मूलाज नहीं आते, या आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्पीड नहीं है, तो फिर आगे आप बढ़िया तरीके से नहीं ग्रो कर पाएंगे। So the first step is always to work on fundamental clarity. So in VARC, we mean by fundamental clarity that you understand what type of RCs come, right? How do you deal with the reading comprehension? आप डर तो नहीं जाते पैसेज पढ़ते पढ़ते, क्योंकि अगर आपको बेसिक फियर है अभी रीडिंग का, तो फिर किसी भी टाइप का पैसेज एग्जाम में आ सकता है, राइट? आप उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे अगर पैसेज को पढ़ने का ही डर आपको परेशान कर रहा है। सिमिलरली वर्बल एबिलिटी में आपको पता होना चाहिए कि पैरा जंबल को सॉल्व करने की अप्रोच क्या है, पैरा समरी के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, राइट? सो इस तरीके से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट? तो अगर आप इस स्टेज पे हैं, तो आप अगर अभी स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन वॉच आवर असेंशियल सीरीज, राइट, एंड यू कैन ऑल्सो वॉच द फाउंडेशन लेक्चर्स। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा, राइट? और एक बार आप थोड़े कंफर्टेबल हो गए, फिर आपकी गाड़ी बढ़िया चलने लग जाएगी, राइट? एंड से फॉर इंस्टेंस आपने ये स्टेज अचीव कर रखी है, तो द नेक्स्ट इज कि आप स्ट्रैटेजिकली जो इंप्लीमेंटेशन है उसको बिगिन करिए, राइट? क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है फिर भी आप उसको अप्लाई नहीं करना चाह रहे, यानी कि एप्लीकेशन वाले पार्ट में अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, से फॉर इंस्टेंस आपको पता है कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के ये कुछ टूल्स होते हैं, बट क्वेश्चन सॉल्विंग में आप अप्लाई नहीं कर रहे, तो फिर कैसे बात बनेगी, राइट? सो आपका जो नेक्स्ट फोकस होना चाहिए कि आप स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करिए। उससे क्या होगा कि आपको एक्यूरेसी आनी शुरू होगी, यू विल स्टार्ट गेटिंग योर आंसर्स राइट, और वो बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि the moment you start getting accurate answers, the right answers, that actually gives a good boost to your confidence. और competitive exam को crack करने के लिए confidence जरूरी है, और वो कैसे आता है? वो practice से आता है, वो right direction में effort करने से आता है, right? So that is the second step. थर्ड इज कि अच्छा अब मेरे को एक्यूरेसी आने लग गई है, तो अब मुझे किसको कंट्रोल में लाना है? आई हैव टू कंट्रोल टाइम, राइट? बिकॉज मेरे को कब परफॉर्म करना है? जब टाइम का प्रेशर होगा, राइट? तो आपको टाइम्ड प्रैक्टिस के लिए क्या करना है? यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट, राइट? सो ये आइडियल फ्लो है
अब आप आइडेंटिफाई करिए कि आप किस फेज ऑफ प्रेपरेशन में है। अगर आपको लगता है कि यार अभी तो फाउंडेशन की कमी है, तो इस स्टेप पे काम करिए, राइट। आपको लग रहा है कि मेरा अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा या एक्यूरेसी नहीं आ रही, पर मेरे को डर नहीं लगता, राइट, तो मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा कॉन्सेप्ट्स पे, तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज पे काम करिए, राइट। आपको लगता है कि सब सॉर्टेड है, बस प्रेशर हैंडल करना सीखना है, राइट, टेम्परामेंट की कमी है, सो देन यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द थर्ड स्टेज वेयर यू हैव टू डू टाइम्ड प्रैक्टिस। नाउ इफ यूर अ बिगनर, राइट, अगर आप फर्स्ट स्टेज पे हो जहां पे अभी आपको डर लगता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, या पैरा जंबल समझ नहीं आते, या पैरा कंप्लीशन का क्वेश्चन देख के घबराहट होने लगती है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो देखिए, आपको सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करना है। जैसा मैंने आपको कहा कि असेंशियल्स ऑफ फाउंडेशन की वीडियोस हैं एमबीए वाला के यूट्यूब चैनल पे, वो वीडियोस आप जरूर देखिए, दैट विल हेल्प यू गेट गुड क्लैरिटी ऑफ व्हाट आरसीज आर ऑल अबाउट, हाउ टू टैकल, राइट, हाउ टू डू द वीए क्वेश्चंस, राइट। जब आप कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, और वो जरूरी है, राइट। तो पहले 30 दिन आपको अग्रेसिव रीडिंग करनी है। आप हिंदू पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, राइट, या इॉन एसे से पढ़िए। आई वुड सजेस्ट पहले इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू से बिगिन करिए, उसके बाद इॉन एसेस पर जाइएगा, राइट। सारी स्ट्रैटेजीज सीखिए, राइट। आपको अप्रोच आनी जरूरी है। हम सोचते हैं कि बिना अप्रोच के काम हो जाएगा, तो बिना अप्रोच के में भी आसान क्वेश्चन निकल आए, बट मुश्किल में आप फंस जाओगे, राइट। और पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। आप ग्रेजुअली डिफिकल्टी लेवल को रेज करेंगे ना। अब सपोज कोई कार चलाना सीख रहा है, तो पहले दिन कार चलाने के लिए वो हाईवे पे तो नहीं चला जाएगा, राइट। सो अगर आप ग्रेजुअली डिफिकल्टी लेवल को रेज करेंगे तो ट्रांजिशन सीमलेस होगा। आप एकदम से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने लग जाएंगे और आपसे बनेंगे नहीं, तो आपको डीमोटिवेशन होगा, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट 30 डेज में, अब क्योंकि आपने अपनी स्ट्रैटेजी को इनहैंस कर लिया है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे काम कर लिया है, लगभग लगभग आपने 30 घंटे रीडिंग करिए, 1 घंटा जनरल रीडिंग जरूर करिए, राइट। तो आपके लगभग लगभग इस स्टेज में 30 आवर्स अगर आप देखोगे तो कितना अच्छा नंबर है, राइट। 30 आवर्स की आप रीडिंग कर चुके हो, उसके बाद आप ट्रांजिशन कर रहे हो टू नेक्स्ट 30 डेज, राइट। अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यहाँ पे आप सेक्शनल टेस्ट दोगे भी तो डीमोटिवेशन आएगा, राइट। तो नेक्स्ट 30 डेज आप सेक्शनल टेस्ट देना शुरू करिए, राइट। आप 1 या 2 मॉक्स पर वीक देना शुरू कर सकते हो, राइट, क्योंकि आपको समझना है कि टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट नोइंग द कॉन्सेप्ट, इट इज ऑल्सो लर्निंग हाउ टू टैकल स्ट्रेस, हाउ टू perform when you have limited time, how to select the right questions, how to select the right passages, right, how to select the right passages से मुझे ध्यान में आया, इसकी एक वीडियो बनी हुई है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आता है, तो आप वो वीडियो एमबीए वाला चैनल पे आपको मिल जाएगी, डू वॉच दैट, राइट। उसके बाद जब भी आप मॉक दे रहे हैं और उसके बाद आप एनालिसिस नहीं कर रहे, तो फिर वो मॉक देने का ऑब्जेक्टिव आप रीच नहीं कर रहे हो, राइट। एनालिसिस में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग, राइट। सो यू हैव आइडेंटिफाइड 6 मिस्टेक्स, और आप खुद से प्रॉमिस कर दो कि ये 6 मिस्टेक्स है, ये मैं अगले मॉक में रिपीट नहीं करूंगी। 6 में से अगर आप 3 मिस्टेक्स भी रिपीट नहीं करोगे, विच इज 50%, विच इज प्रैक्टिकल, राइट, तो आपका स्कोर हर मॉक से कितना इंप्रूव होने लग जाएगा ना, इजंट इट। तो अगर सपोज करिए कि आपने पहली अटेम्प्ट में मॉक दिया, आपने 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और उसमें से आपके 7 सही हुए और बाकी आपके इनकरेक्ट हो गए, राइट। तो आपके 5 सवाल गलत हो गए। अब 5 से आपने लेसन ले लिया और आपने कहा कि अच्छा मैं 3 मिस्टेक्स नहीं करती, तो आपसे 7 का स्कोर 10 तक चला जाएगा, राइट। फिर 10 से 13 पे जाएगा। तो इस तरह से ग्रेजुअली आपका स्कोर इंप्रूव होता जाएगा, ओनली व्हेन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज रॉन्ग। से आइडेंटिफाइड किया मुझसे ना इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस नहीं हो रहे, तो मैं क्या करूंगी, मैं अगर इनरोल्ड स्टूडेंट हूं तो मैं इन्फ्रेंस वाली क्लास को 1.5x या 2x की स्पीड पे देखूंगी, राइट। उसकी मैं डीपीपी वापस लगाऊंगी। इट इज ओके टू सॉल्व द सेम आरसी अगेन, राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो वंस यू सॉल्व इट, यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड देन यू हैव टू डू बेटर इन द नेक्स्ट मॉक। सिमिलरली अगर आपने आइडेंटिफाई किया कि पैरा समरी के क्वेश्चंस नहीं हो रहे, तो पैरा समरी के कॉन्सेप्ट्स वापस रिवाइज करिए, राइट। उसके बाद क्वेश्चंस कुछ एक्सक्लूसिवली पैरा समरी के सॉल्व करिए, और आप देखोगे कि नेक्स्ट में मे बी 2 नहीं बने पर एक क्वेश्चन भी बन गया, सो देयर इज
some progress that's happening, right? So continue to read varied content, right? उसके बाद जैसा मैंने बोला कि चैलेंजिंग एरियाज को आइडेंटिफाई करिए और फिर रिग्रेसली काम करिए उस पर, राइट? जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास कोई भी हम सेक्शन की बात करें तो 3 आप कैटेगरीज में डिवाइड कर लीजिए। एक जो मेरा एब्सोल्युटली स्ट्रेंथ एरिया, जिसमें पैरा जंबल सो मेरा सुप्रीम है, कुछ भी करवा लो, राइट? देयर कैन बी वन एरिया कि भाई पैरा समरी कभी हो जाता है, कभी नहीं होता, राइट? और मे बी देयर इज वन एरिया पैरा कंप्लीशन जो देखने में डर लगता है, राइट? तो आपको कोशिश करनी है थ्रू आउट योर प्रेपरेशन की स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ रहे, राइट? कई बार हम क्या करते हैं कि जो हमारा एरिया स्ट्रांग होता है उसको हम छोड़ ही देते हैं, साइड में रख देते हैं, राइट? कि भैया हम तेरे पे काम ही नहीं कर रहे। तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो वो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। आपको कोशिश करनी है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ रहे, वर्केबल एरिया स्ट्रेंथ की तरफ रहे, और एटलीस्ट जो वीक एरिया वो वर्केबल तक तो पहुंचे। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करते जाइए। ये कैसे होगा? विद वेरी स्ट्रांग एनालिसिस, राइट? और आप धीरे धीरे जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दो, राइट? यू कैन रीच टू द मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल इन द नेक्स्ट 30 डेज ऑफ योर प्रेपरेशन। सो दिस प्लान इज फॉर बिगनर्स। लास्ट 30 डेज में आपको फिर भी 30 दिन तो रीड करना ही, मतलब यहां तक अगर आप फिर 1 घंटा रीडिंग कर रहे हैं तो 60 आवर्स ऑफ तो रीडिंग हो ही गई है, राइट? आप देखेंगे मैसिव डिफरेंस देखेंगे वंस यू कंप्लीट द नेक्स्ट 30 डेज का साइकिल। और लास्ट 30 डेज में रीडिंग कंटिन्यूड करनी है, वेरिड कंटेंट करना है, राइट? अब सिर्फ पैरा जंबल पैरा समरी के क्वेश्चंस नहीं करने, अब मिक्स बैग निकालने और डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा देना है, राइट? यहाँ पर अब आप मॉक्स ऑल्टरनेट डेज पे दे सकते हो, देने तो चाहिए ऑल्टरनेट पे, पर एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। अब ये आप आइडेंटिफाई करो कि मंडे को मॉक दिया, नेक्स्ट डे आपने एनालिसिस किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और जिस दिन एनालिसिस किया उसमें कुछ टाइम आपको रिविजन के लिए भी देना है, राइट? यू हैव टू वर्क ऑन द वीक एरियाज एंड अपना यू हैव टू पे अटेंशन ऑन योर मेंटल वेलबींग। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरा सजेशन है कि कहीं आप ओवर थिंकिंग में या स्ट्रेस में या सेल्फ डाउट में ना आए, राइट? क्योंकि सेल्फ बिलीफ अगर नहीं होगा तो इतनी अच्छी जर्नी के बाद भी आप बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो try to have a good mental well-being where you are also relaxing for some time, not by social media but maybe getting involved in some physical exercises, yoga, meditation. Do that. And unnecessary comparison मत करिए, उसका क्या हो रहा है, तेरा क्या हो रहा है, पड़ोसन दे रही है कैट का पेपर, उसका क्या हो रहा है, आप अपना देखिए। यू हैव टू गेट बेटर देन द प्रीवियस मॉक एंड दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ एंड दैट्स द राइट वे। सो दिस वुड बी फॉर बिगनर्स। अब जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, उनको भी अग्रेसिव रीडिंग करनी है। ये आप इयॉन और हिंदू से स्टार्ट करो, हिंदू 15 दिन पढ़ के इयॉन पे स्विच कर लो और वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पढ़ो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि अब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप अभी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, मे बी ऐसा हो सकता है फिलॉसफी है या साइंस है जिसमें आपको दुविधा या मुश्किल रहती है, तो उस तरीके के आर्टिकल्स को आप ज्यादा पढ़ना शुरू करिए, राइट? मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके फंडामेंटल्स तो क्लियर है, तो बहुत आसान करके आपको कोई एज या बेनिफिट नहीं मिलेगा। वीक एरियाज आपके होंगे ही, उस पर काम करिए अग्रेसिवली, नो द राइट फंडामेंटल्स, नो द राइट स्ट्रैटेजीज एंड सेक्शनल्स आप देना शुरू कर दो, राइट? द फर्स्ट 30 days you can include the sectionals. Coming to the next 30 days you could start with 3 mocks per week, right? तो आप कोशिश कर सकते हैं, 2 तो दीजिए, अगर कोशिश हो सकती है, if it is doable you could give 3 mocks, right? So again analysis important है, weak areas को आपको भी identify करना है और उस पर rigorously काम करना है, varied content को read करना ही करना है, और difficulty level अब आप बिल्कुल ही advanced या most difficult questions को solve कर सकते हैं, ठीक है? और जो फाइनल स्टेज आपकी प्रेपरेशन होगी उसमें एवरीडे बेसिस पे रीड करना है, वेरिड कंटेंट विद हाई डिफिकल्टी लेवल करना है। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं मैम हमारा स्कोर स्टक कर गया, अब हमारा स्कोर ही नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि अब तुम आसान क्वेश्चन निकाल पा रहे हो और मुश्किल तुमसे निकल नहीं रहे हैं। तो मुश्किल क्वेश्चन ज्यादा करोगे तो ही स्कोर बढ़ेगा, राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट टू डू सम वेरी गुड क्वेश्चन, मे बी यू आर नॉट गेटिंग देम राइट इन द बिगनिंग बट दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू डील विद देम, राइट? उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, ऑल्टरनेट डे मॉक देना है। अगेन पे अटेंशन ऑन focus on mental well-being is also crucial like I suggested before. और जो अभी एडवांस स्टूडेंट्स हैं, जो रिपीटर्स हैं या अब एक अच्छा 80% तक के स्कोर पे पहुंच गए हैं और
फर्दर उनको थर्स्ट चाहिए, तो उनके लिए क्या है कि अगेन यू हैव टू डू अग्रेसिव रीडिंग। अब आप मल्टीपल अच्छे सोर्सेज से भी एडवांस रीडिंग कर सकते हो, बिकॉज अगेन द बैरियर इज टू क्रॉस एंड गो बियॉन्ड 80 परसेंटाइल, या एक 80% की एक्यूरेसी के ऊपर आपको जाना है। तो वो तभी होगा जब आपको एक्सपोजर मिलेगा ऑफ गुड डिफिकल्ट कंटेंट। तो घबराइए मत, राइट? डोंट गिव योरसेल्फ दिस फॉल्स कॉन्फिडेंस बाय सॉल्विंग इजी मॉडरेट क्वेश्चंस। पुश योरसेल्फ, राइट? पुश योरसेल्फ एज मच एज यू कैन, राइट? उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चंस करिए। सेक्शनल टेस्ट और मॉक से आप बिगिन कर सकते हो, राइट? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट सॉर्टेड है, राइट? आपकी एक्यूरेसी भी आ रही है, बस आपको थोड़ा सा आगे अपने आप को पुश करना है। तो सेक्शनल्स देंगे तो उससे क्या, टाइम प्रैक्टिस रहेगी, टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज मजबूत होंगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कैट को री अटेम्प्ट करते हैं, उनका ये प्रॉब्लम होता है कि कॉन्सेप्ट तो ठीक था पर पेपर को सही से टैकल नहीं कर पाए। तो इतना जल्दी आप मॉक देना शुरू करेंगे, उतना जल्दी आप ये वाली प्रॉब्लम से खुद को फ्री कर पाएंगे। उसके बाद एनालिसिस आपको स्ट्रांग रखना ही है। अगेन नेक्स्ट 30 डेज में आप फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक्स को बढ़ा दीजिए, बट कोशिश करिए कि हर मॉक के बाद आप एटलीस्ट 2 से 4 घंटे का एनालिसिस कर रहे हैं। अगर मॉक के बाद एनालिसिस नहीं हो रहा, रोज मॉक दिए जा रहे हैं, तो मत दीजिए, फिर उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर आपको लगेगा यार मैं तो एफर्ट भी कर रहा हूं, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, राइट? उसके बाद वेरिड कंटेंट को रीड करते रहिए, चैलेंजिंग एरियाज को आइडेंटिफाई करिए, और क्वेश्चंस का जो आपका डिफिकल्टी लेवल है वो आपको एडवांस ही रखना है, आपको कहीं भी नीचे नहीं जाना, राइट? लास्ट 30 डेज में एवरीडे बेसिस पे रीड करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, मॉक्स करने हैं, राइट? एंड पे अटेंशन ऑन मेंटल वेलबींग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? क्या नहीं करना, आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम नहीं कर रहे हो, आपको दिक्कत आएगी, राइट? आप कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, फाउंडेशन क्लियर नहीं है, कोई फायदा नहीं होना, कोई बेनिफिट नहीं होना, ठीक है? आप मॉक्स नहीं कर रहे हैं, आपको मॉक्स का डर है कि मैं भी और बेटर हो जाऊंगा तब करूंगा, मैं और बेटर हो जाऊंगा, मैं लास्ट के 20 दिन करूंगा, लास्ट के 15 दिन करूंगा, मत सोचिए। और ये अनएक्सपेक्टेड अनरियलिस्टिक गोल रखना कि भाई मेरे तो पहले मॉक में 99 परसेंटाइल आ जाए, तो आपको शक्तिमान तो नहीं हो, पहले मॉक में नहीं आएंगे, राइट? सो कीप रियलिस्टिक गोल्स, क्योंकि आप ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, फिर आप कहते हैं मैं तो डिसअपॉइंट हो रहा हूं, मैं तो डिमोटिवेट हो रही हूँ, तो उससे काम नहीं बनेगा, राइट? रियलिस्टिक गोल्स रखिए, यू हैव टू गेट बेटर विद एवरी पासिंग मॉक, राइट? अगर आपका फाइनल मॉक का रिजल्ट पहले ही मॉक में आ जाता तो फिर हम कहते हैं एक मॉक दे दो और चलो भाई जाओ कैट का एग्जाम दो, ऐसा तो नहीं कह रहे ना आपको। सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, राइट? उसके बाद कुछ बच्चे अपने वीक एरियाज को निग्लेक्ट कर देते हैं, मेरे से पैरा जंबल नहीं हो रहे, नहीं होंगे, मेरे तो बस की नहीं है, छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना, राइट? या फिर मुझसे पैरा जंबल नहीं हो रहे तो मैं दिन रात पैरा जंबल ही करूंगी, राइट? बैलेंस्ड अप्रोच होनी जरूरी है। यू हैव टू वर्क ऑन ईच सेक्शन, यू हैव टू वर्क टू गेट बेटर विद योर रीडिंग। और कहीं ना कहीं जो हम कह रहे हैं कि 1 घंटा रोज रीडिंग करनी, मतलब 90 घंटे की आपको रीडिंग मैं आपसे कहीं ना कहीं डिमांड कर रही हूँ, तो आप ये सोचिए कि 90 घंटा पढ़ने के बाद आपका क्या सॉलिड लॉजिक हो जाएगा। अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन सॉलिड हो गया ना, तो पैरा समरी, पैरा जंबल्स, पैरा कंप्लीशंस, दिस विल बी ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ, राइट? ये कोई बड़ी चीजें रह ही नहीं जाएंगी। जब आपको पैसेज पकड़ने आने लग गया, कंटेंट समझ में आने लग गया, ऑथर का पर्सपेक्टिव आपको पकड़ में आने लग गया, फ्लो ऑफ आइडिया समझ में आने लग गया, ट्रांजिशन समझ में आने लग गए, so that you are then in that case you are in control of whatever text is offered to you and in any form, so you'll be in a very comfortable position, right? आप बस ये सोच के देखिए कि 90 घंटे की कंसिस्टेंट रीडिंग से, एवरीडे रीडिंग से कितना बढ़िया फायदा आपको होने वाला है, राइट? उसके बाद टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज पे अगर आप काम नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत ईज के साथ मॉक्स दे रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट एनवायरनमेंट को रेप्लिकेट करने की कोशिश करिए, राइट? आप ऐसा नहीं हो कि डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप जहां आ रहे हो कोई आ रहा है जा रहा है, या आपने टूट टूट के सेक्शनल टेस्ट दिया, कभी 10 सवाल करे, 5 करे, तो उससे मोमेंटम नहीं बनेगा। मेहनत करिए कि आपको आदत पड़ जाए 2 घंटा बैठने की। आपको वो टेम्परामेंट ही नहीं शो हुआ तो कितने बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हो आप नहीं कर पाओगे, राइट? सो प्लीज पे अटेंशन ऑन टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज, एंड चिंता से कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर होता तो हम रोज एक 10 मिनट का सेशन रख लीजिए कि मैं आज चिंता ही करूंगा, राइट? फिर भी आपको चिंता करनी है तो आप दिन का एक टाइम डेडिकेट कर लो। हाँ, ये कोई हंसने वाली बात नहीं, आप ये सोच लो कि रात के 10 मिनट में मैं अपना टाइम खराब कर दूंगा, पर पूरे ऐसे एमलेसली गूगल करना, कंटेंट को, वीडियोस को फॉलो करना, राइट? और सिर्फ वीडियोस ही देखते रहना, क्वेश्चन नहीं करना, सेल्फ स्टडी नहीं करना, इससे आपको मदद नहीं मिलेगी, राइट? until and unless you'll get into the water you can't learn how to swim, so you have to dive down, right? but overthinking will not help, right? overthinking, over stressing, मेरा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, जितनी देर में आप ये सोच रहे हैं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, उतनी देर में आप पढ़ाई कर लें, राइट? देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या करें, ठीक है?
है, एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ डेडिकेटेड स्टडी दीजिए, राइट। उसमें ऑफ कोर्स मैं आपको कह रही हूँ कि 2 से 3 घंटा, राइट, 2 घंटा तो एटलीस्ट आपको देना ही है वीआरसी को, राइट। दिस इज इन टोटल, राइट, बट 2 आवर्स तो एटलीस्ट आपको वीआरसी को देना पड़ेगा, राइट। और 20 मार्क्स तो मिनिमम टारगेट रख लीजिए, राइट। 20 मार्क्स ऊपर ज्यादा दे सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, बढ़िया, पर 20 का तो टारगेट रखिए। Mocks without analysis will not help. Again and again we are repeating this point, but very very important. ठीक है, आपका टारगेट होना चाहिए कि we are getting better with the previous mocks. And again I'm repeating, you have to be in a very good mental state to crack the paper, right? वो जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है ना, टू परफॉर्म अंडर प्रेशर, ये आपको सीखनी है, स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर वेरी गुड विद द कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको मेंटल स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी तो आप एग्जाम में घबरा जाओगे। बस आपको ये सोचना है कैसा क्वेश्चन आए, आई शुड बी इन अ स्टेट टू टैकल दैट क्वेश्चन, राइट। सो दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर, दैट सॉर्ट ऑफ ग्रिट, दैट सॉर्ट ऑफ डिटर्मिनेशन यू हैव टू इनकलकेट एंड वर्क फॉर, राइट। सो हियर आर द बुक्स, राइट। कैट की, फिजिक्स वाला की एक बहुत अमेजिंग बुक है। उसके बाद अरुण शर्मा, मीनाक्षी उपाध्याय की बुक है वर्ड पावर मेड इजी है। पियर्सन गाइड बाय निशित के सिन्हा है, राइट। तो ये आप कुछ बुक्स को रेफर कर सकते हो अगर आप वोकैबुलरी से अभी भी घबराते हो। वैसे घबराना नहीं चाहिए, राइट। वोकैबुलरी इज समथिंग विच इज नॉट टेस्टेड। उनका ऑब्जेक्टिव आपको वोकैबुलरी पे चेक करने का ही नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में वो आपको मीनिंग समझा देंगे, बट फिर भी होता है ना कि हमको एक इनहेरेंट फियर है कि मुझे वर्ड्स नहीं आएंगे तो मेरा कैसे काम चलेगा। सो 10 से 15 मिनट आप वर्ड पावर मेड इजी भी कर सकते हैं, राइट। सो बस दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। अब आपको बस ध्यान रखना है, मेहनत करनी है और अपना 100% दे देना है। और जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपका फोकस शुड बी ऑन द जर्नी एंड नॉट ऑन द रिजल्ट, राइट। जब आप इस तरीके से, इस माइंडसेट के साथ काम करेंगे, you will see great results coming your way. I wish you all the success. Take very good care of yourself. Bye bye.